एक बार फिर से स्वागत है, बहुत बहुत आपका। घटना चक्र हम चर्चा कर रहे हैं आखिर हमारे बचपन जो है, हमारे जो बच्चे हैं उनमें जो भटकाव आ रहा है वो क्यों आ रहा है और हम क्या करें। डॉक्टर डी आर सैनी ने जो आपको पहले बताया ब्रेक से जाने से पहले कि बड़ा सवाल है हम करें क्या इसको। आप ही से शुरू करते हैं डॉक्टर सैनी, क्या करें, कहाँ से शुरुआत हो, करना क्या? मैं ये समझता हूँ कि सबसे बड़ी जिम्मेवारी घर की है, माता पिता की है, परिवार के सभी सदस्य की है जो उस परिवार में रहते हैं, क्योंकि स्कूल बाद में आता है। स्कूल मिनिमम 3 साल तक तो बच्चा घर में रहता है, उसके बाद वो बड़ा रहता है। लेकिन घर घर है, स्कूल बदलते रहते हैं, टीचर बदलते रहते हैं, लेकिन माँ बाप कभी नहीं बदलते और घर भी नहीं बदलता है। इसलिए मैं चाहूँगा कि माता पिता और दादा दादी या नाना जो भी उनके साथ रहते हैं, उनका ये धर्म बनता है। धर्म की बात मैं धर्म से नहीं कर रहा हूँ। धर्म का मतलब मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस बच्चे को वो शिक्षा दें, वो सर्वांगीण विकास कराएं उनका, जो कि उसको जरूरत है, उसको समय की जरूरत है कि कोई ना कोई उसके साथ होना चाहिए। चाहे दादा हो, दादी हो, नाना हो, नानी हो, कोई भी परिवार का सदस्य उसको वॉच करे, ऑब्जर्व करे, उसकी पार्टिसिपेशन, उसके कंट्रीब्यूशन, उसके टैलेंट, उसके हर फीलिंग को समझे और उसको समझ के उसको समझाए। अब इतना टाइम, जो सर ने बोला अभी बहुत अच्छा बोला कि माँ बाप के पास टाइम नहीं है, तो बच्चे के पास भी टाइम नहीं है। उसको भी, जब आप और हम स्कूलों में थे तो ये सब चीज़ें नहीं थी जी। जितनी भी आजकल चीज़ें हैं, ना आपका टीवी था, ना आपका कुछ था, और माँ बाप भी थे, ठीक है कुछ नहीं करेगा, घूम के आ जाएगा। अब बच्चा कोई भी एक्सपेरिमेंट कर सकता है। अब ये बच्चा वो बच्चा नहीं है, वो है प्लेन को उड़ा लिया, अगर आप उनके साथ कॉकपिट में है तो ठीक लैंड करेगा, वरना प्लेन भी ले जाएगा और खुद भी चला जाएगा और औरों को भी ले जाएगा। नाउ दिस इज अ वेरी सीरियस सिचुएशन। सो दिस हैज टू स्टार्ट फ्रॉम द फैमिली इटसेल्फ। यस, देन द स्कूल, देन द सोसाइटी। जी गंभीर साहब, परिवार से शुरुआत होनी है। नहीं, ये बात तो ठीक है कि परिवार से शुरुआत होनी चाहिए, लेकिन ये स्कूल में भी स्कूल का भी पूरा रोल है इस टाइम पे, क्योंकि ये जो बच्चों का हमारा इंसिडेंट सामने आया है, ये कोई छोटे बच्चे नहीं हैं, जो कि मतलब बिल्कुल जो 5 साल 7 साल के बच्चे नहीं हैं। ये करीब 13, 14, 15 साल की उम्र के बच्चे हैं। इनमें भी एक तो ये जो बायोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं बॉडी में, उसकी वजह से भी, और ये जो यूथ पीरियड इनका स्टार्ट हो रहा है, उसकी वजह से ये थोड़ा सा कंफ्यूज हैं। इनको गाइडेंस प्रॉपरली चाहिए, वो सबको मिलकर देनी पड़ेगी। इसमें पेरेंट्स का रोल तो है ही है, वो पेरेंट्स कहीं से भी अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते। माता पिता का धर्म है, लेकिन धर्म क्या शिक्षा में जा रहा है? जो मॉरल वैल्यूज, एक हम कहते हैं कि जो मॉरल वैल्यूज प्रोवाइड, हमने शिक्षा से धर्म हटा लिया है, परिवार से धर्म जैसे जैसे हम धर्म की तरफ से हट रहे हैं, वैसे वैसे धर्म में, हमारे धर्म में भी कमी आ रही है। जो माता पिता का धर्म है उसमें भी कमी आ रही है। हाँ, धर्म के दो मतलब है यहाँ पे। एक तो जो ड्यूटीज है उनकी, वो धर्म है कि उनका ड्यूटीज है, और एक जो रिलीजियस पॉइंट उसमें भी जो मॉरल वैल्यूज उसमें इनकलकेट करनी है। वो जैसे बच्चा किसी भी धर्म से वो बिलोंग करता हो, कोई भी धर्म उसको गलत बात सिखाने के लिए नहीं कहता है। हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, सब धर्म सिखाया नहीं जाता। सिखाया जाता है क्या? नहीं सिखाया जा रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि अब वो जो अच्छी बातें जो हमारे धर्मों में है, सभी धर्मों में है, उनकी तरफ ध्यान पेरेंट्स ही कम दे रहे हैं, तो बच्चों का तो बिल्कुल चांस कम ही है कि उसकी तरफ वो ध्यान दें। और पीछे क्या कारण है? क्यों पेरेंट्स क्यों कम उसको ध्यान दे रहे हैं? क्या हम धर्म के पेरेंट्स भी आजकल क्या है कि धर्म को सुपरफिशियल तरीके से ले रहे हैं, जो फॉर्मेलिटी समझते नहीं है। हाँ, एक्चुअली जो उसकी धर्म का असली मायने वो नहीं समझ रहे हैं। गुरुद्वारे जाना जरूर समझते हैं, लेकिन क्यों जाना है वो नहीं समझा रहे। वो सिर्फ एक जो ऊपर की सुपरफिशियल मूवमेंट्स हैं या सुपरफिशियल एक्ट्स हैं वो करवा रहे हैं, लेकिन उसकी जो बीचे डीप रूट मीनिंग्स हैं वो नहीं सिखा रहे उनको। तो वो तो सिर्फ एक, हाँ गुरुद्वारे जाना है, मंदिर जाना है, मस्जिद जाना है, माथा टेकना, वो तो सीख रहे हैं, लेकिन उसके पीछे वजह क्या है वो नहीं सीख रहे हैं बच्चे। तो धर्म से हम अलग होते जा रहे हैं, वो भी एक कारण आप एक कारण हो सकता है जी, और मेरे ख्याल तो है। और इसमें क्या है कि मटेरियलिस्टिक चीजों की तरफ से बहुत ज्यादा जा रहे हैं। कुछ चीजों को हम खुद कर रहे हैं और उनको मना करेंगे, वो नहीं चलेगा। डुअल स्टैंडर्ड की बात जो उन्होंने की फारूक जी ने कही, सही बात है। और दूसरा ये जो मैं पहले भी कह रहा था कि टाइम की बहुत कमी है, वो शॉर्टकट में हर चीज करना चाहते हैं। तो अगर आपके पास समय नहीं है तो बच्चे ये करेंगे आपके, या बच्चे कर सकते हैं, ये आप कह रहे हैं कि आप बच्चों को समय देना पड़ेगा आपको। यही देखिए जो ये सीन ये दिखाया था कि टीवी में भी, कि जैसे
पेरेंट्स को बुलवाया गया पुलिस की तरफ से, उन्होंने उसके ऊपर एफआईआर बच्चों पे नहीं लिखी, लेकिन पेरेंट्स को बुलवाया गया कि बच्चे देखिए ये कर रहे हैं। तो मैंने देखा कि कई पेरेंट्स ने आते ही बच्चों को पीटना शुरू कर दिया जी। तो मतलब वो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं कि बच्चे ये कर रहे हैं, लेकिन उसकी पूरी डेप्थ में नहीं जा रहे कि बच्चे क्यों कर रहे हैं। जो बच्चों के साथ समझना चाहिए, उनके साथ एक कोऑर्डिनेशन बनाना चाहिए पेरेंट्स को कि उनकी फीलिंग को समझें, वो क्यों कर रहे हैं ऐसी, उनके अंदर क्या फ्रस्ट्रेशन है। उनके पास वो भी समय नहीं है, वो भी नहीं है, वो मार के उसको ठीक करने मत सोचा कि 2 मिनट में इसको मारेंगे, जैसे इसका स्विच बदल जाएगा और ये ठीक हो जाएगा। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है जी। डॉक्टर निशा खन्ना, आप सुन रही हैं लगातार इस बात को। 2 बातें अहम बात है कि एक तो जो पेरेंट्स, एक तो ड्यूटी है और दूसरा धर्म है। धर्म जो हमारे मूल्य, जो हमारे आदर्श हैं, जो हमारे परिवार, जो संस्कार संस्कृति है, उन तमाम चीज़ों से भी कहीं ना कहीं हमारा अलग होना भी एक कारण है। बिल्कुल, मैं इस बात से सहमत हूँ। और साथ में एक चीज़ मैं यहाँ ऐड करना चाहती हूँ, जब आप सुधार की बात करते हैं तो फैमिली तब बनती है जब लोग अपनी पर्सनल प्रॉब्लम से बाहर आए, चाहे वो पति हो, पत्नी हो, माँ हो, बाप हो। हम अपने इंडिविजुअल झमेलों में इतने फंसे रहते हैं कि बच्चों के लिए समय ही नहीं। अगर देखा जाए, अगर जॉइंट फैमिली है तो सास और बहू का झगड़ा रहता है, वो अपने झमेलों से बाहर निकलेंगे तो किसी झमेले में आएंगे। अगर आदमी की बात करें तो वो अपने वर्क शेड्यूल में इतने ऑक्यूपाइड है, कंपटीशन है, मेरा जो कलीग है वो क्या कर रहा है, बॉस के साथ ऐसा है, मुझे वो टारगेट अचीव करना है, ये सारी चीजें वो खुद ही अपने पर्सनल प्रेशर को संभाल ही नहीं पाते हैं, जिसका फ्रस्ट्रेशन और बाकी सब चीजें जो है वो बाहर निकलती हैं। और बिल्कुल नॉट ओनली बिजी, आप समझिए लोग अपनी स्ट्रेस को खुद ही हैंडल नहीं कर पाते। मदर अपनी ही इमोशनल नीड्स में रहती है, मुझे घर का काम भी करना है, मुझे बच्चे को भी करना है, ये सारी चीजें करनी है, मेरी इमोशनल, मैं कहाँ खुश हूँ, मैं कौन सा बच्चों को संभाल पाती हूँ। अगर आप देखा जाए तो पेरेंट्स आज की डेट में बहुत ज्यादा डिवोर्स रेट भी बढ़ रहा है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि हम इंडिविजुअल्स को मायने तो देते हैं पर इंडिविजुअलिज्म को हैंडल कैसे करना है वो हमें नहीं पता है। साथ ही साथ हमें अपने राइट्स का तो पता है बट अपने ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज का खुद पेरेंट्स को नहीं पता, तो बच्चों को क्या पाठ सिखाएंगे। हमने न्यूक्लियर फैमिलीज तो बना ली बट हम अपनी ज्वाइंट फैमिलीज के किसी भी सिस्टम को अडॉप्ट नहीं करते हैं। हम मेट्रोज में रह रहे हैं बट अगर हमारा टाउनशिप से या किसी पर्टिकुलर सिटी से बिलोंग करते हैं, हम वहां के मॉरल्स एंड वैल्यूज को नहीं लेते, रिचुअल्स नहीं परफॉर्म करते, त्योहारों को यहाँ पर वो शोशे की तरह मनाते हैं। हम करवा चौथ के व्रत जरूर रखते हैं बट वो दिखावे के लिए ज्वेलरी खरीदते हैं, पर उसका जो मीनिंग है वो नहीं समझते। चाहे वो दिवाली हो, हमें पटाखे चलाने का पता है या अपने घर को डेकोरेट करने पड़ता है या डिस्ट्रीब्यूशन का पता है, बट उसका जो मीनिंग है वो एक्चुअली में ये रिचुअल्स इसलिए थे कि पूरे परिवार एक साथ इकट्ठे हो, टाइम स्पेंड करें। ज्वाइंट फैमिलीज में होता था सारे परिवार के लोग एक साथ बैठते थे। आजकल तो ना पेरेंट्स इकट्ठे लंच करते हैं, ना ब्रेकफास्ट और डिनर, तो फैमिली की बात ही अलग है। इवन मैं फैमिलीज में देखती हूँ अगर घर में 4 कमरे हैं तो हर कोई अपने अपने बेडरूम में डिनर कर रहा है, वो एक ज्वाइंट टेबल पर भी डिनर नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं रिचुअल्स की कमी है। जो आप मॉरल्स की बात करें, रिलीजन की बात करें, वो रिलीजन यही सिखाता था कि हम सब साथ में बैठे और डिस्कस करें चीजों को। यहाँ माँ बोलती है मैं हूँ, फादर बोलता है मैं हूँ, वो पेरेंट्स तो कभी बन ही नहीं पाते। जब आप 15 या 10 साल की या 20 साल की शादी में वी नहीं बन पाए, पेरेंट्स नहीं बन पाए, तो आप बच्चों को वी का पाठ कैसे सिखाओगे? बच्चे भी तो आई सीखेंगे ना, मैं मुझे जो अच्छा लगता है मैं वो करूंगा। जब वो देखता है माँ को जो नौकरी अच्छी लगती है वो नौकरी करेगी, माँ को ये नहीं लगता है कि या मुझे घर संभालना है, नहीं, बाप को लगता है कि मुझे दोस्तों के साथ जाना है या मुझे अपने करियर या अपने कलीग से कंपटीशन करना है, तो वो चीजें समझ में आती है तो बच्चा वही सीखता है। फिर हम पड़ोसी के बच्चे से अपने बच्चे का कंपटीशन करते हैं तो वो भी एक प्रॉब्लम आती है। बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ता है, मेरे दोस्त के पास आईफोन था मेरे पास नहीं है, तो ये सारी चीजें किस तरफ लेके जा रही हैं? हम खुद ही बच्चों को ये फैसिलिटीज देते हैं, या कई बार हम ये भी सोचते हैं कि हमें जो फैसिलिटीज नहीं मिली हैं, जो अभाव मैंने अपनी जिंदगी में देखे हैं, वो मैं अपने बच्चे को ना दूं। उस वक्त हम ये भूल जाते हैं रियलिस्टिक क्या है। हम अपने बच्चों को ये सिखाएं कि रियलिस्टिक क्या है। क्या आपका बच्चा भी डॉक्टर बनना चाहता है? अगर आप डॉक्टर हैं, कई बार पेशेंट्स क्लिनिक में आते हैं, आप मानेंगे नहीं, बच्चे कहते हैं हम डॉक्टर बनना ही नहीं चाहते, मैं तो सिंगर बनना चाहता हूं। आप उनको ये नहीं सिखाते हैं कि इसका आगे फ्यूचर क्या है। अगर आप चाहते हैं बच्चा वो करे तो उसे लॉजिकल दीजिए। आज के बच्चे इंटेलेक्चुअल हैं बट उनमें कॉमन सेंस की कमी है। उन्हें ये बताना पड़ता है गलत और सही क्या है, उन्हें ये नहीं पता है। ये पाठ स्कूलों में नहीं होता है, ये पाठ किसी किताब में नहीं लिखा। बच्चों को हम ये बोलते हैं सदा सत्य बोलो, खुद क्या करते हैं? डबल स्टैंडर्ड्स। जैसे मौलवी साहब ने बोला कि डबल स्टैंडर्ड्स घर में ही हैं, हम खुद बोल देते हैं कि फोन उठा के बोल दो मैं घर पे नहीं हूं, मैं बिजी हूं, मैं पार्टी में हूं। फारूकी साहब, समाज और धर्म
दोनों चीज, धर्म और समाज अलग, समाज में धर्म और शिक्षा में भी धर्म की खास अगर देखें तो तवज्जो उसको नहीं मिल रहा है अभी। उसके कारण भी ये तमाम चीजें आपको साफ साफ लग रहा है कहीं ना कहीं हमें जो धर्म के जो बुनियादी मूल्य हैं, कम से कम बच्चों को उसको सिर्फ बताना नहीं, उसको जीने के लिए भी सिखाना पड़ेगा। तब शायद माता पिता के लिए उन्हें भय नहीं बल्कि सम्मान उसके दिल में पैदा हो। समाज के लिए, एल्डर्स के लिए जो तमाम चीजें अब धीरे धीरे गायब होती जा रही हैं। मैं समझ रहा हूँ कि जहाँ से बात शुरू हुई थी उसका संदर्भ बदल रहा है। जी, आपने बात की है इसे हरियाणा के अंदर जो रेप पार्टी, बिल्कुल बिल्कुल वहीं से, उसमें अगर हम लोग, मैंने पहले 2 बातें कही थी, हम लोग ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि स्कूल जिम्मेदार है कि उसके पेरेंट्स जिम्मेदार या समाज या शिक्षा पद्धति जिम्मेदार। ये मैं ऐसा नहीं समझता। मैं तो पहले उसको देखने की कोशिश करूंगा कि जो जानबूझकर इन बुराइयों को हमारे ऊपर इम्पोज करने की कोशिश कर रहा है, कौन कर रहा है? हमारे वो जो असल जो लोग हैं, हम उनको छिपाने की क्यों कोशिश करें? कौन लोग हैं, क्या देखिए, अगर आप इसको सही, इसलिए मैं कहा अगर उस पार्टी के संदर्भ में देखें जी, तो ये वो बच्चे नहीं है और जो जिम्मेदार ये फैमिली से बिलोंग करते हैं जी, वो फैमिलीज कौन सी है और जिस स्कूल में पढ़ते हैं वो स्कूल कौन से हैं और ये बुराइयां कौन सी हैं। जी, ये बुराई ऐसी नहीं है कि चोरी करने वाले हैं, पिक पॉकेट्स हैं, इस तरह की बुराइयां नहीं है। ये एक खास तरह की बुराइयां हैं और खास तरह के लोग कर रहे हैं। तो मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं कि हमारे समाज में जो ये वाली जो बुराइयां आ रही ये वर्ग का, आप ये कह रहे हैं कि एक खास वर्ग का ये बुराई है, सेक्स के जरिए, ड्रिंक के जरिए, स्मोकिंग के जरिए, ड्रग्स के जरिए, आप ये कह रहे हैं कि जो बुराइयां आ रही है ये कहां से आ रही है? आप ये कह रहे हैं कि ये समाज में एक वर्ग है, ये वर्ग विशेष का मसला है। ये वर्ग विशेष का मसला नहीं है, ये उस वर्ग का मसला है। उस वर्ग ने इस मसले को पैदा किया है जिसको हम सब लोग फॉलो करते हैं। अब ये बुराइयां देखेंगे, ये हमारे अपने समाज में नहीं पैदा हुई, ये हमने बाहर से इंपोर्ट की हैं। जिस तरह से ग्लोबलाइजेशन है, जिस तरीके से मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, इस तरीके से हमने कुछ बुराइयां भी बाहर से इंपोर्ट की हैं। और उन जो बुराइयों का जो रास्ता खुला हुआ है उसके लिए जिस तरीके से कि टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट करने के लिए बड़े बड़े कारपोरेट हाउसेज हैं, इस तरीके से ये जो बाहर की जो बुराइयां हैं वो पर्टिकुलर फैमिलीज हैं जो बाहर से उनका एक्सेस है और वो बाहर से इसे इंपोर्ट कर रही हैं। और कुछ लोग जानबूझकर उसकी मार्केट कर रहे हैं। ये हर जगह नहीं है। ये जो रेप पार्टीज हैं, अगर आप इनके पीछे जाएंगे तो आप देखेंगे बाकायदा इनकी मार्केटिंग की जा रही है। कुछ लोग हैं जो इसे समाज में फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और हमें उनको सबसे पहले, हम लोगों को, जो हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे लोगों का पता लगाएं, उन्हें पिन पॉइंट करें और उनको समाज के सामने एक्सपोज करें। जी, ये हमारा हर धर्म का और हर जो भी मोरल उसके हैं, बजाय इसके हम बच्चों में देखें और उनके पेरेंट्स में देखें। तो मैं सबसे पहले ये कोशिश करूंगा कि मैं ये पहले आप बीमारियां किस रास्ते से आ रही हैं। अब ये जो सेक्स का है, चलिए देखिए, हमारे स्पोर्ट्स कितनी अहम चीज है। स्पोर्ट्स से हमारी शक्ति है, हमारे देश का विकास, हमारा अपना विकास, मानसिक विकास, जिस्मानी विकास, हमारी साइकोलॉजी, हर उस स्पोर्ट्स के साथ क्या हो रहा है कि जब तक 4 लड़कियां नंगी होकर के वो डांस नहीं करेंगी, जब तक वो क्रिकेट नहीं होगा। इसी तरीके से टेनिस के अंदर क्या हो रहा है? आप कह रहे हैं कि कल्चरल जो एक आक्रमण है, सीधा जो आप कह रहे हैं सांस्कृतिक आक्रमण जो है, उसके कारण ये तमाम चीजें, और ये हर जगह नहीं है, ये कुछ वर्ग तक सीमित है अभी जो आप कह रहे हैं। नियाज साहब, रामकृष्ण गोस्वामी जी, ये सबसे बड़ा जो दोष है वो राजनीतिज्ञों का दोष है। नहीं, ये आप बहुत दूर नहीं जा रहे हैं। मैं इसको बिल्कुल स्पष्ट बोल दूं, जो शिक्षा की आप बात कर रहे हैं उस शिक्षा नीति को बनाने वाले राजनीतिज्ञ हैं। आप कह रहे हैं शिक्षा पद्धति में दोष है। जी, शिक्षा पद्धति तो उसके शिक्षा नीति के आधार पर चलेगी ना। शिक्षा नीति में दोष बनाता कौन है? शिक्षा नीति में क्या दोष है जिसके कारण ये हो रहा है? कौन से उस दोष को आप मानते हैं जो शिक्षा नीति में नहीं है? जिस देश के अंदर गृह मंत्री गोपाल कांडा जैसे लोग हों, जिस प्रकार से वहां जो सेक्स और नशे की जिस प्रकार से माहौल पैदा किए जा रहे हों, जिसके मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में जाते हों, उससे समाज, बच्चे और यूथ सीखेगा क्या? समस्या वही आ रही है। मैं शिक्षा पद्धति और नीति की बात कर रहे हैं आप जी, उसमें कौन सी ऐसी खामी है जिसको आप चिन्हित करना चाहते हैं, जिसके कारण आपको लग रहा है कि ये तमाम जो बच्चों में भटकाव है उसके पीछे ये बताएं। वो नीति वही है कि जिस व्यक्ति को हमने शिक्षा नीति बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई, जिस शिक्षक को हमने शिक्षाविद बनाया, जिस समाज सेवक को हमने उसकी जिम्मेदारी समाज को जोड़ने की दी गई, वही एक तरह से अपने स्वार्थ में, अपने प्रोफेशनल सिस्टम में
इतना इन्वॉल्व हो गया कि वो समाज और राष्ट्र के हित को भूल गया। वो भूल गया कि मानवता की रक्षा कैसे हो सकती है, कर्म अकर्म का विवेक भूल गया। वो भूल गया कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, लक्ष्य प्राप्ति का साधन क्या है और कौन सी शिक्षा होनी चाहिए, कौन सी शिक्षा नहीं होनी चाहिए। यही आप गांधी जी को देखिए, आप लोकमान्य तिलक को देखिए, आप राधा कृष्णन को देखिए, जिसको शिक्षाविद माना जाता है, दार्शनिक माना जाता है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि जब तक मानवीय चेतना के विकास और बौद्धिक विकास को एक नहीं किया जाएगा, जब तक कर्म अकर्म के विवेक को विकसित नहीं किया जाएगा, हम शिक्षा के लक्ष्य को पूरा नहीं कर सकते, हम एक बेहतर इंसान नहीं बना सकते, हम समाज और राष्ट्र के और परिवार के कल्याण की गारंटी प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन हमने ना राधा कृष्णन को सुना, ना तिलक को सुना, ना गांधी को सुना, और हम भूल गए कि यह शिक्षा का जो आधार है वो एक शिक्षा नीति के आधार पर तय होता है। जिस प्रकार से आज इस्लामिक शिक्षा है, हमारे पास, जिस प्रकार से अब ईसाई शिक्षा चल रही है। डॉक्टर डी.आर. सैनी साहब से पूछते हैं कि हमारे शिक्षा पद्धति और शिक्षा नीति में वो खामियां हैं जिसकी वजह से ये तमाम चीजें आपको देखने मिल रही। ये तो बड़ा सवाल चले गए। हाँ, परिवार और स्कूल से बाहर निकल के ये कुछ हद तक बात ठीक है। खामियां तो शिक्षा पद्धति में भी हैं और वो हमें समझनी भी होंगी कौन सी है, लेकिन ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं है जो बता दे ये ठीक और ये गलत है। जितनी भी नीतियां बनती है उसका अपवाद तो जरूर लोग करते हैं, अच्छी है तब भी और बुरी है तब भी। खामियां होंगी जब बनाएंगे। ये तो संसार का नियम है, कोई भी चीज़ 100% ठीक नहीं होती है, लेकिन ज़्यादा परसेंटेज क्या है ये देखने वाली बात है। मौलवी साहब ने बड़ी अच्छी बात की, जो भी बोल रहे सब ठीक। हमें अपना धर्म और कर्म जी दोनों को याद कर। धर्म मैं किसी धर्म से नहीं ले रहा हूँ, धर्म मतलब ड्यूटी और राइट। नहीं, धर्म को क्यों नहीं लेना चाहते? धर्म भी लेना चाहता है कि ये कोई पर्टिकुलर धर्म के बच्चे नहीं है, नहीं, लेकिन तमाम धर्मों की जो चीजें हैं वो अगर उस ड्यूटी में आप शामिल नहीं करेंगे तो फिर कैसे चीजें? क्योंकि बेसिकली स्कूल के अंदर किसी धर्म जी मैं आपके पास आता हूं जी, क्योंकि स्कूल के अंदर हम किसी पर्टिकुलर धर्म के बारे में बात नहीं करते हैं, वो करते हैं जो संसार का धर्म है, नियम है कि हमारी ड्यूटी बनती है एज ए टीचर कि ईमानदारी से बच्चा जब स्कूल में है उसकी पूरी देखरेख और उसकी पूरी सेफ्टी सिक्योरिटी हमारे ऊपर है ईमानदारी से, और उसके हम जवाबदेही होनी चाहिए, नंबर 1। दूसरा, जब घर में बच्चा है तो माँ बाप की जिम्मेवारी है कि उसकी देखरेख। अभी ये ठीक कह रहे थे, जब बच्चा घर से रात को बाहर जाता है तो क्या माता पिता को पता नहीं है कि बच्चा बाहर है और कहीं गलत जगह पे हो सकता है? उस टाइम स्कूल का रोल नहीं है। लेकिन जब बच्चा स्कूल में आ गया तो माता पिता का कोई रोल नहीं है। स्कूल में क्या करता है वो हमारा रोल है, हमें देखना वो स्कूल में क्या करता है। यानी कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी है और सबको समझनी होगी। मैं आपसे एक और सवाल, चूंकि जो नियाज फारूकी साहब ने कहा कि ये वर्ग विशेष में जहां पे हो रहा है, जो इंपोर्ट कर रहे हैं उसके कारण भी ये चीजें हो रही है। उन्होंने वर्ग विशेष कहा है कि जो रिच हैं, हाँ, मतलब या जिनके पास पैसा बहुत है या जो टाइम नहीं है, इन्होंने किसी धर्म से नहीं कहा। धर्म से नहीं, वर्ग का मतलब ये क्लास, जो क्लास जी बिल्कुल, जिनके पास सब कुछ है, जिनके पास तमाम साधन है, वो बच्चों को कार भी देते हैं। जी, साहब जो बात कर रहे हैं उसको समझने की कोशिश करिए जी। बहुत इन्होंने बड़ी ऊंची बात कह रहे हैं ये। धर्म हमारा कहीं मस्जिद और मंदिर में खो गया है, और धर्म से मुराद हमारे यहाँ जब भी हम धर्म कहते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं कोई पॉलिटिक्स होती है, कहीं ना कहीं उसमें मस्जिद मंदिर रिचुअल्स होते हैं, जो पहले आप बता रहे थे जी। जो धर्म का असल मकसद है कि इंसान अच्छा जीवन बिताए अपने लिए और समाज के लिए, वो एक अच्छा नमूना बने, वो मकसद तो सारे धर्म में जो है लोग खो चुके हैं। और हम लोग जो है ये धर्म में है, लोग उसको पालन नहीं करते, ऐसे उलझे हुए हैं कि आज जब शिक्षा में धर्म की बात की जाती है तो बहुत सारे लोग डरने लगते हैं कि भाई कहीं कम्युनिज्म हो जाए जी। अगर उस धर्म की जिसकी सैनी साहब वकालत कर रहे हैं उस धर्म की बात की जाए और धर्म से वही धर्म समझा जाए, तो न तो स्कूल के अंदर इस धर्म को पढ़ाने में कोई प्रॉब्लम होगी, न जिनको पढ़ाया जाएगा उनके लिए भी अच्छा होगा, समाज के लिए भी अच्छा होगा, परिवार के लिए भी अच्छा होगा, माता पिता भी बेहतर बनेंगे। परिभाषा को वो समझा जाए, वो एज ए शिक्षक जो बात कह रहे हैं बहुत अच्छी बात है और हमें इसको यहाँ पे उठाना चाहिए जी। रामकृष्ण जी, मैं सैनी साहब को धर्म और कर्म और शिक्षा पर बताना चाहूंगा कि महात्मा गांधी और लोकमान्य तिलक और पंडित मदन मोहन मालवीय, इन तीनों ने 5 बिंदु दिए थे जिसको धर्म का तत्व और यूनिवर्सल धर्म का तत्व बताया था, जिसमें पहला था सत्य। असत्य धर्म नहीं हो सकता, असत्य अधर्म होगा, सत्य ही धर्म है। दूसरा बोला था
अहिंसा, हिंसा धर्म नहीं हो सकती। फिर अस्ते, चोरी ना करना, चोरी करना धर्म नहीं हो सकता। इस प्रकार व्यभिचार, ये धर्म नहीं हो सकता। इसी प्रकार से अपरिग्रह, ये 5 तत्व जो है जिनको यम बोलते हैं, और यम राज का मतलब है यम का शासन, अर्थात धर्म का शासन। और राजनीति का मतलब भी मैं आपको बता दूं, राजनीति बिल्कुल गलत नहीं है। राजनीति से बड़ा कोई धर्म नहीं है, राजनीति से बड़ा कोई कल्याण का साधन नहीं है, और राजनीति से बड़ा कोई उस पर अलग से चर्चा। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि आप जो बात कहना चाह रहे हैं वो क्या मूल रूप से जो सैनी साहब कह रहे हैं उससे आप सहमत हैं? मैं सहमत नहीं हूं, और कारण यही है कि धर्म का जो वैश्विक स्वरूप है वो स्वरूप आज खो गया है, और उसके लिए वो बात वो सीधा आपके शब्दों में नहीं, अपने शब्दों में यही कह रहे थे जो नियाज फारूकी साहब ने भी वही बात कही। और हमारे पास चूंकि समय कम है, हम चाहेंगे कि मैं उनका जवाब देना चाहूंगा। मैं मौलवी साहब की एक बात को दोहराना चाहूँ। इन्होंने स्पोर्ट्स की बात की जी, इसको समझने की कोशिश करिए। 1.2 बिलियन का बड़ा देश, किसी जमाने में 1956 में ये देश मेलबर्न में पार्टिसिपेट किया तो फुटबॉल में सेमीफाइनल खेला, हॉकी का फाइनल जीता जी, मेडल आते थे। अब जितना बड़ा देश होगा सब साधन आए। ये ठीक कहते हैं कि हमने स्पोर्ट्स को भी बेच दिया दूसरे तरीके से, जो असली स्पोर्ट्स पीछे रह गया और दूसरी तरह का स्पोर्ट्स आ गया स्पोर्ट्स में। और जैसे सर ने बोला, आई अप्रिशिएट, इस तरह की फील हम स्पोर्ट्स में भी गंदगी डाल रहे हैं, स्पोर्ट्स को भी हमने गंदा, और हमारा कहीं मेडल नहीं ओलंपिक में। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? एक भी नहीं है। चाइना का है, इंग्लैंड का है, सब अमेरिका का है, सबका है। छोटे छोटे, कोरिया छोटी सी देश है, हमसे बहुत ऊपर है, इतना सा देश है। तो वैल्यूज हमारी सब। स्पोर्ट्स में क्या होता है, हर एक की ड्यूटी बटी होती है। प्लेयर खेल रहा है, कोच बाहर बैठा है, मैनेजर देख रहा है, एक्स्ट्रा प्लेयर है बाहर बेंच पे बैठे हैं, सब जोर लगा रहे हैं मेरी टीम जीत जाए। यहाँ कोई जोर नहीं लगा रहा। और वो सर ने जो बोली, स्पोर्ट्स सबको सिखाता था, जोड़ता था, मिलाता था। वहां भी हम वहां भी वहीं से पिछड़ कहीं बात मेन वही है कि स्पोर्ट्स को भी आज हमने दुकान बना दी है। ये जी बिल्कुल वो सर हमारा जो ये शुरुआत कहाँ से होगी? भी तो एक दुकान बन गई ना, बिजनेस है ना। जिस बार और पब की आप बात कर रहे हैं, उन्होंने भी तो बच्चों से पैसे लिए ना, उन्होंने फ्री में तो किया नहीं है। तो वही बात मैं कह रहा हूँ कि पेरेंट्स भी पैसे की तरफ दौड़ रहे हैं, दुकानदार भी पैसे की तरफ दौड़ रहे हैं। और जो जहाँ से देखिए फिजिकल और मेंटल एबिलिटीज को जो हमने प्रमोट करना है स्कूल में भी और स्पोर्ट्स में, एजुकेशन जो फ्री है, एक तो थ्योरेटिकल एजुकेशन है और एक स्पोर्ट्स, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। एक तो ये तमाम चीजें तो ठीक है, लेकिन जो बच्चों में भटकाव आ रहा है इसको कैसे रोकें? बहुत कम समय है, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। सब पेरेंट्स को भी पूरा इसमें ध्यान देना पड़ेगा, टाइम लगाना पड़ेगा बच्चों के साथ। एजुकेशन के लिए जब वो स्कूल में जाते हैं तो पेरेंट्स वहां पे टीचर्स को भी उनके साथ एक मतलब कॉर्डियल एटमॉस्फेयर में, जहां पे बच्चों में कोई डर ना हो। अगर कोई बात अगर मान लो पेरेंट्स से नहीं कर पाते तो टीचर से कर सके, जो टीचर से नहीं कर पाते घर पे कर सके। कम समय में न्यास फारूकी सर, चरित्र निर्माण चेतना विकास का जो सूत्र है, उसके बिना ना शिक्षा का लक्ष्य पूरा होगा। वो कौन देगा? कहां से आएगा? परिवार से आएगा, स्कूल से आएगा? कौन शुरुआत करेगा? निर्माण जो है वो सभी की ड्यूटी है। धर्माचार्य मिलकर करेंगे, समाज के जो ठेकेदार है वो मिलकर करेंगे, और इसके लिए जो राजनीतिज्ञ हैं उनको आपको सुविधा मुहैया करानी पड़ेगी। और जो मौलवी साहब ने अभी जो खेल का और जो व्यभिचार की बात कही थी, ये कौन सम्मिलित थे इनमें? कलमाड़ी आया, इसी ने, पॉलिटिशियन ने तो किया सारा। ये हो कहां से? अगर रेप होते हैं तो उसके लिए जिम्मेदार सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं है, हम सबकी वायरल वैल्यूज गिर रही हैं तो हम सब भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। उसके लिए हम सिर्फ राजनीति और राजनीतिज्ञों पर ब्लेम कर उस चीज से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी श्रिंक नहीं कर सकते हैं। आप इस चीज को समझिए। डॉक्टर खन्ना, मैडम, डॉक्टर खन्ना शुरू कहां से हो? काम किसका है? लॉ एंड ऑर्डर का काम किसका है? डॉक्टर खन्ना शुरू कहां से हो? ये हाँ, तो मैं वही कह रही हूँ ना, वो इंडिविजुअल लेवल पर शुरू करना है। बदलाव हम सबको अपने में लाना है, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो माँ बाप हो, सबको अपने। कहां से शुरुआत होगी? परिवार से या स्कूल से? शुरुआत स्कूल से नहीं, घर से ही होगी, क्योंकि बच्चा घर में ही पलता है, बड़ा होता है। हमें इंडिविजुअल लेवल पर अपनी घर की शुरुआत करनी होगी और अपने इंडिविजुअल लेवल पर। मैं अभी डॉक्टर खन्ना ने जो आखिरी स्टेटमेंट है इनका, ये बहुत ही वो चीज, हम लोग जितने बैठे हुए हैं हम सबके बच्चे हैं, हम बिल्कुल बच्चे पाल रहे हैं, और हम उनको दिन रात सिखाते हैं और उनको बचाने की कोशिश करते हैं, उनको बुराइयों से और उनको बहुत सारे खतरों से बचा। तो हम सबको तजर्बा है कि किस तरीके से बच्चों को रोका जाता है। परिवार से शुरुआत हुई, परिवार से शुरुआत होगी। हमें एक अपने बच्चों के साथ एक तो शेयर करना होगा उनकी प्रॉब्लम्स को, उनकी जो है
फिर उसके बाद उनको सही गाइडेंस प्रोवाइड करनी पड़ेगी और हमें खुद उनके लिए एक अच्छा आइडियल बन के अपने आप को पेश करना। चलिए, परिवार के साथ साथ हम सिर्फ स्कूल से डॉक्टर सैनी से जानना चाहेंगे कि स्कूल को आपको लगता है कुछ विशेष इस वक्त जो चुनौतियां हैं, खास करके जो भटकाव है, स्कूल को भी कुछ आगे, कुछ विशेष, कुछ ज्यादा करने की जरूरत है, वो क्या करने की जरूरत है? बिल्कुल, मैं आपसे 100% सहमत हूँ। स्कूल एक विद्या का मंदिर है जो किसी धर्म से नहीं जुड़ा होता है और टीचर के ऊपर माता पिता पूरा भरोसा करके अपनी सबसे जो बढ़िया चीज़ है उसको देके जाता है। अगर टीचर उसमें गद्दारी करता है तो उससे बड़ा कोई गुनाह नहीं है, उससे बड़ा कोई पाप नहीं है। आपके पास एक लड़का एक लड़की जो भी कुछ है और आपने हमको दे दिया और हम उसमें गद्दारी करते हैं तो उससे बड़ा पाप मेरे लिए एज ए टीचर कोई नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सैनी, गंभीर साहब, नियाज साहब, गोस्वामी जी और डॉक्टर खन्ना, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद।